हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता गौतम, सह आचार्य गृह विज्ञान विषय में राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू से बोल रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष की होम साइंस के फर्स्ट पेपर के हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सेकंड यूनिट के अंदर आपके शिशुओं में होने वाली सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में हमने काफ़ी समस्याओं की चर्चा कर ली है। उसी क्रम की अंतिम कड़ी के रूप में आज हम करेंगे नवजात शिशु में होने वाला तीव्र श्वसन संक्रमण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसे संक्षेप में कहते हैं ARI। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि शिशुओं में कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं, सामान्य श्वास संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं सामान्य श्वास संबंधी समस्याएं और उनके लक्षण क्या होते हैं? तो ये है सांस लेने के दौरान आवाज आना। शिशु अगर सांस लेते हुए उसकी सांस के साथ में कुछ आवाज आ रही है, खड़खड़ की, या सीटी सी बजती हुई सुनाई दे रही है, या कफ बोल रहा है, तो ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है। विस्लिंग जैसी आवाज, विस्लिंग मतलब सीटी, विसल अंग्रेजी का शब्द है। विस्लिंग का तो अगर जब कभी आपने महसूस भी किया होगा, कुछ लोगों ने शायद, कि जब सांस लेते हैं तो एकदम से सीटी की सी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल क्षीण सी सीटी सुनाई सी देती है। तो वैसी आवाज निकलना, नाक से हवा पास करना। अब बच्चे सामान्यतः तो नाक से ही श्वास लेते हैं, लेकिन वो श्वास लेने के समय बीच में ही अटक कर उसको बाहर छोड़ने लगते हैं, तो उसको कहते हैं नाक से हवा पास करना। और बच्चे, बहुत से बच्चे तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो कि मुंह से सांस ले रहे होते हैं, लेकिन सामान्य प्रक्रिया है कि उनको नाक से ही श्वास लेना चाहिए। लेकिन जब वो श्वास बीच में छोड़कर निकालने लग जाए हवा बाहर, तो ये इसका इंडिकेशन होता है। इसी समय ऐसे ही बच्चे बच्चे बोलते तो है नहीं इतने छोटे से, तो बस वो रोते हैं या चिल्लाते हैं, तो उस समय बोलते हैं उनके मुंह में एकदम से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती, कफ आ जाता है। तो ये भी इस चीज का लक्षण है कि उनको श्वास, उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और इसी तरह से सांस लेने के दौरान गड़गड़ाहट की आवाज, ज्यादा कफ बनना, और जल्दी जल्दी सांसें लेना या पसली चलना। अब बेटा पसली चलना बड़ा वैसा आम बोलचाल में लगता है कि अब सुनते ही लगता है कि कैसा लगता होगा पसली चलना। जब बच्चा जब जल्दी जल्दी सांस लेता है और उसकी जो सीने वाला हिस्सा है बच्चों, जो उसके फुफ्फुस होते हैं, वो अंदर की ओर धंसते हुए दिखाई दें, किनारों के ऊपर वो अंदर की ओर धंसते हुए दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं पसली चलना। तो मैंने इसका एक वीडियो ढूंढा नेट पर, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उसका लिंक यहाँ पर दे दिया है। मैं आपके जो नोट्स दूंगी पीडीएफ, उसके अंदर भी ये लिंक दूंगी बच्चों। इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे या इस लिंक को टाइप कर दीजिए, तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा पसली चलना क्या होता है। ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं श्वास समस्या का? कुछ जो बहुत ही सामान्य से कारण देखे गए हैं। आपने आपने सुना होगा कि नवजात शिशु को नर्सरी में रखा गया है, या नवजात शिशु को इंक्यूबेटर में रखा हुआ है, बच्चे को दिया नहीं है माँ को जब बच्चे का जन्म होता है। तो इंक्यूबेटर बेटा वो कांच की पेटी से जो दिखाई देती है उसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई के सारे अ, उपकरण लगे हुए होते हैं। तो ये किन बच्चों को आवश्यकता पड़ती है, किन बच्चों को सांस लेने में? सामान्य अगर फुल टर्म बेबी हुआ है, मतलब अपनी पूरा उसको गर्भ के अंदर जितना समय निकालना था 9 महीने का वो निकाल चुका है, उसके बाद स्वस्थ शिशु पैदा हुआ है, तो उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे समय से पहले प्रसव हो जाता है, उनका समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं, 9 माह पूरे नहीं करते, कभी 8 माह में, कभी 7 माह में,
किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी शिशु को ऐसा लगता है, जांच करने से डॉक्टर को लगता है कि शिशु का विकास नहीं हो रहा है या उसको श्वास पूरी ढंग से नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की नाल जो होती है वो उसके गर्दन के चारों तरफ लिपट जाती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से कई बार समय से पूर्व प्रसव हो जाता है। तो ऐसे बच्चे क्योंकि अपरिपक्व होते हैं तो उनकी श्वसन तंत्र भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। दूसरा प्रमुख कारण है संक्रमण। संक्रमण आप जानते हैं, इन्फेक्शंस जो होते हैं बेटा, संक्रमण एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियां होती हैं। कीटाणु जो होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं जो इन रोग को फैलाते हैं, वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं, आराम से हस्तांतरित हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी रोग होते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रमण भी एक प्रमुख कारण है कि कई बार क्या होता है कि माँ को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, माँ को कोई बीमारी है तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है ना। और इसी तरह से कोई मिलने मिलने के लिए आया है तो उसको अगर कोई संक्रमण है, इसीलिए बच्चों कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होते हैं उनको जो आते हैं मेहमान वगैरह उनकी गोद में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मेहमान को कोई भी संक्रमण हुआ तो शिशु को तुरंत हो जाएगा। उस मेहमान को तो पता नहीं चलेगा, वो बड़ा है, लेकिन वो शिशु बहुत छोटा है तो उसको संक्रमण होने के पूरे चांसेस होते हैं। मतलब किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से शिशु को संक्रमण हो सकता है। इसी तरह से देखा गया है कि जिन माओं को गर्भावस्था, देखो गेस्टेशनल डायबिटीज, गेस्टेशनल का मतलब होता है गर्भावस्था, तो जिन माओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाती है, कुछ लोग महिलाओं का ऐसा होता है केवल गर्भावस्था के दौरान होती है डायबिटीज, बाद में वो ठीक हो जाती है, तो उसे कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। तो जिन माओं को ये गेस्टेशनल डायबिटीज होती हैं उनके बच्चों के अंदर भी रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी वजह से शिशु को श्वास संबंधी कठिनाइयां हो सकती है या इसकी संभावना बढ़ जाती है। और कुछ अनुवांशिक कारण, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है श्वास रोग की, माँ को है या दूसरे लोगों को है, तो और वो वंशानुक्रम के द्वारा, जीन्स के द्वारा बच्चे के अंदर भी आ सकती है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनके शिशुओं को ये समस्या होने की ज्यादा संभावना होती है। अब तीव्र श्वसन रोग क्या है ना। तीव्र श्वसन रोग, मैं आगे इसको ARI कहूंगी, जिसे अंग्रेजी में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, ARI। ये एक गंभीर संक्रमण होता है जो कि हमारी सामान्य श्वास क्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है। और ये कहाँ हो सकता है, हमारे पूरी श्वसन तंत्र का जो हिस्सा है, इसमें भी कहते हैं कि अपर वाला ट्रैक्ट का जो होता है वो इतना सीरियस नहीं होता, लोअर ट्रैक्ट का ज्यादा होता है। अपर ट्रैक्ट क्या होगी बेटा, अपनी नाक, नाक के पीछे की जो अपनी श्वास नली है, अपना स्वर यंत्र, अपने गले तक जो है, ये तो अपर कहलाता है। गले के नीचे का हिस्सा जो होता है जहां पर हम फुफ्फुसों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो लोअर ट्रैक्ट कहलाता है। तो जब निचले वाले हिस्से में भी हो जाता है संक्रमण तो वो बहुत गंभीर हो जाता है। तो ये हमारे श्वास नली, फेफड़ों में वायरल संक्रमण के रूप में, वायरल का मतलब वायरस से फैलने वाला संक्रमण होता है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे भी कोरोना फैल रहा है, कोरोना भी एक श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या ज्यादा है, इसमें और भी चीजों का, और भी तंत्रों का है, लेकिन श्वसन तंत्र को जिनको प्रभावित कर रही है वो सबसे गंभीर होते हैं। और श्वसन तंत्र के जो तीव्र संक्रमण होते हैं ये नवजात शिशुओं में और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। और अधिकांश जो ये होता है ARI, ये निश्चित समय में वायरल इन्फेक्शन की, बेटा वायरस का क्या है, वायरस को मारने के लिए कोई दवा नहीं है। क्या होता है कि वायरस स्वमेव मरता है, उसका एक जीवन काल होता है, तो जैसे वो जीवन काल खत्म होगा उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अधिकांश ARI जो होते हैं वो निश्चित समय में स्वयं ठीक हो जाते हैं। और जितने भी हमारे श्वास लेने में सहायक अंग हैं जैसे नाक, गला, श्वास नली, फेफड़े, कान, कान भी बेटा क्योंकि हमारी कंठ कर्ण नली के द्वारा, उसके द्वारा इस पूरे से जुड़े हुए हैं, तो इन अंगों के संक्रमण में कोई भी संक्रमण होता है, इनमें से किसी भी एक अंग में भी होगा तो श्वास लेने में कठिनाई शामिल हो सकती है, और ये सब तीव्र श्वसन रोग में सम्मिलित हैं।
जुकाम, गले में खराश, खांसी, श्वास नली संक्रमण, निमोनिया। निमोनिया में जो मैंने आपको बता रही थी कल, पिछली स्लाइड में बताया आपको कि पसली चलने लग जाती है, बहुत तेज तेज सांस लेते हैं और पसली चलने लग जाती है, वो निमोनिया का लक्षण होता है। और ये हमारे निमोनिया जो होता है बेटा, हमारे जो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुसों के अंदर जब संक्रमण फैल जाता है तब होता है। कान का संक्रमण, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस तुम कभी कभी तुमने सुना होगा कुछ लोगों से कि मेरे सिर में, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है मुझे। तो मैंने ये आपको चित्र जो साथ में दिखाया है बेटा, ये इस महिला का जो मैंने ये चित्र है, इसमें देखिए साइनस जो है, ये हमारे, ये कैविटीज बनी हुई हैं हमारे नेजल पैसेज के अंदर, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर। तो अगर ये इसके अंदर जो भी अगर इकट्ठा हो जाता है कुछ द्रव वगैरह, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको साइनोसाइटिस की, या इन क्षेत्रों के अंदर जब संक्रमण हो जाता है तो अब यह साइनोसाइटिस कहलाता है। तो ये तीव्र श्वसन रोगों में आने वाली प्रमुख बीमारियां होती हैं। बेटा एआरआई बहुत ही इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हमारे जो भारत का है, इनकी 2019 की रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2018 में एआरआई से जो संक्रमित लोग हुए, वो टोटल जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनका 69% था, और एआरआई से संक्रमित 27% लोग मौत के शिकार हो गए थे। मतलब कितनी गंभीर चीज है, और शिशु के लिए तो बहुत ही कठिन होता है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार एआरआई एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में प्रति वर्ष लगभग 26 लाख मौतें होती हैं। आप समझ रहे हैं बच्चों कितनी गंभीर स्थिति है। ये जो मैंने बेटा साइड में चित्र दिखाया है, ये हालांकि अगली स्लाइड में इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये मैं आपको सिर्फ दिया है, जो आपको मैं कह रही थी ना कि लोअर ट्रैक जो होती है उसका इन्फेक्शन। तो ये देखिए, ये हमारी प्रमुख श्वास नली है, फिर ये दो भागों में विभाग हो जाती है। इसमें एक फुफ्फुस का चित्र दिखाया है, ये फिर शाखा प्रशाखा देखो, पेड़ों की शाखा प्रशाखा की तरह बढ़ जाती है, और अंत में ये आकर छोटे छोटे गुब्बारे या अंगूर के गुच्छे की जैसे होते हैं ना, उनके अंदर आके खुलती हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये हमारे वायु कोष्ठिका कोष होते हैं। और वायु कोष्ठिका कोष जो होते हैं, ये चारों तरफ से हमारी रक्त वाहिकाओं इसके ऊपर लिपटी हुई होती हैं। ये पतली पतली धारियां दिख रही हैं, वायु कोष्ठिका। अब ये नीचे जो है बेटा, ये वायु कोष्ठिका कोष का अंदर का हिस्सा, मतलब खोखला होता है, और ये गुब्बारे की तरह फूलता और पिचकता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो फूल जाता है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है। तो इस एरिया में ये जो होता है, इस एरिया का जो संक्रमण होता है, इसको क्या कहते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसके कारण क्या क्या है? एआरआई का कारण है, सबसे प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। हमारे हवा के अंदर जो प्रदूषण होता है, माँ गर्भावस्था के दौरान या नवजात शिशु उस प्रदूषित हवा को जब अवशोषित करता है, उससे सांस लेता है, तो नुकसान होता है शिशु को। अब माँ ने ऐसी लिए सांस, तो वो शिशु को भी ऑक्सीजन वैसा ही मिलेगा, क्योंकि शिशु को ऑक्सीजन माँ से मिल रहा है। तो अगर माँ प्रदूषित हवा में सांस लेती है तो ये भ्रूण के स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसी तरह से भ्रूण में समय से पहले, जन्म से पहले ही कुछ प्रदूषक कारक जो प्रदूषण फैलाते हैं, वो कारक उसके सिस्टम के अंदर प्रवेश अगर कर गए हो समय से, जन्म से पूर्व ही, और इसके अलावा उसका फिर जन्म के समय कम वजन, और ये सब चीजें उसके विकास में बाधा पहुंचाती है। छोटी उम्र के बच्चों में ये समस्या अधिक होती है, क्योंकि अधिकांश बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नाक से जब हम श्वास लेना, क्यों स्वास्थ्यकर माना जाता है कि नाक से जो हवा जाती है वो अपनी छन कर अंदर जाती है। ये आप बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं। तो जब वो मुंह से सांस ले लेते हैं बच्चे, तो क्या होता है कि जो भी प्रदूषक होते हैं वो छनते भी नहीं है, और सीधे उनके फुफ्फुस में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रदूषित हवा के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म कण होते हैं और जो प्रदूषक तत्व होते हैं, ये हमारी श्वास नली को में छिद्र तक कर सकते हैं, उसको संक्रमित कर देते हैं, और बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे वायु स्फीति। ये एम्फिसिमा है जो मैंने आपको
पिछली उसके अंदर स्लाइड में दिखाया था, वायु कोशिका कोश के अंदर जब संक्रमण होता है तो ये कहलाता है एम्फाइसेमा। अस्थमा, दमा की सांस का रोग जो हम कहते हैं, श्वास नली का संक्रमण, हृदय रोग, खांसी, गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब ARI के क्या लक्षण होते हैं? बच्चे की नाक से पानी बहना, नाक बंद होना, नाक से सांस लेने में कठिनाई होना, बार बार खांसी आना। खांसी बेटा इस बात का लक्षण होता है कि बच्चे की श्वास नली में कुछ अवरोध आ रहा है। पसलियां चलना, पसलियां चलने का बेटा वीडियो जरूर देखना जिससे आपको समझ में आएगा पसलियां चलना क्या होता है। कान में दर्द या कान में से मवाद आना, गले में खराश होना, श्वास की गति तेज हो जाती है। हमारी सामान्य माँ तो थोड़ी सी दिनों में बिल्कुल अभ्यस्त हो जाती है कि मेरा बच्चा नॉर्मल सांस ले रहा है या उसकी गति तेज है, और चिकित्सक तुरंत पहचान जाते हैं। जो भी केयर टेकर होता है ध्यान से पता चल जाता है। तो जब बच्चे को जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका श्वास लेने में बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेने लगता है। और बुखार, बुखार इसका सबसे कॉमन सिम्टम देखा गया है। अब अगर किसी शिशु को ये हो जाता है तो कैसे देखभाल करनी चाहिए? पहली बात बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो वायरस से होते हैं, और वायरस का अपना जीवन काल होता है। जैसे ही उसका जीवन काल खत्म होगा आपका अंदर उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो खांसी भी जो है ये भी एक विषाणु जनित रोग है जो निश्चित अवधि के अंदर सामान्यतः 4 से 14 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। देखो बच्चों, अभी आप देख रहे हैं ना कोरोना फैल रहा है, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? 14 दिन तक वायरस का, ये कोरोना का वायरस जो है 14 दिन तक जीवित रहता है। तो 14 दिन तक उसके जीवित रहता है, तो इसलिए बात उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो 4 से 14 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। और रोग से पीड़ित बच्चे को केवल इस समय आराम, उसके आहार, उसकी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नींद ले सके, उसका एटमॉस्फेयर बस ठीक करना है, बिना किसी दवा के भी वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा खांसी, गले में खराश, बंद नाक या साधारण बुखार बुखार के लिए साधारण घरेलू उपचार पर्याप्त होते हैं। उसके लिए दवाइयां देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आजकल हम लोगों में देखा है कि जैसे संयुक्त परिवार है, तो जब शिशु होता है तो शिशु की माँ को लगता है जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, चलो डॉक्टर के भागो भागो। लेकिन जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती है, अरे पहले ये करके देख ले, अरे पहले वो करके देख ले। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पहले सामान्य उपचार करने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या बढ़ जाए तो तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। सामान्य देखभाल के लिए बच्चे को आराम करने दें, उसे अच्छी तरह नींद लेने दो। नींद प्रॉपर ले सके उसमें जितनी आप मदद कर सकते हो लीजिए। और घर बच्चे को पीने के लिए पर्याप्त पेय पदार्थ जो कि उसके गले को भी आराम पहुंचाए वो देना चाहिए। उसको अच्छा पौष्टिक, पौष्टिक का मतलब गरिष्ठ भोजन नहीं, बिल्कुल हल्का सुपाच्य भोजन। और जो माँ स्तनपान करते हैं बच्चे उनको स्तनपान देते रहना चाहिए। बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। ठंड से बचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि खूब सारा उड़ा के दबा के रख लेते हैं। जैसे मैं ग्रामीण महिलाओं को देखती हूँ, भाई गोद में लेकर जा रही होती है तो इतना कुछ भर भर लेती है, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़ती बच्चे के। ऐसा नहीं करना है बेटा, उसको सामान्य तापमान में रखना है। बहुत अधिक गर्मी भी उचित नहीं होनी चाहिए। हवा भी नहीं, मतलब ठंड भी नहीं लगे उसको और उसको गर्मी भी ना लगे। और बच्चे को खुले हवादार कमरे में रखना चाहिए जिसमें खिड़की रोशनदार अच्छे से वायु का आवागमन हो रहा हो। इसके अलावा बच्चे को भाप देना चाहिए। बच्चों ये पॉइंट मैंने ऐड किया है अभी कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में भी, और मैंने नेट पे काफी सर्च किया है कि कोई भी श्वास संबंधी कोई भी तकलीफ होती है तो उसमें भाप लेना बहुत ही आरामदायक होता है। और बच्चे को अगर बुखार हो रहा हो तो घर में जो बुखार की बच्चों शिशुओं के लिए तो सिरप देते हैं डॉक्टर्स, पीने वाली दवाई देते हैं, तो वो दे सकते हैं, लेकिन चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई दवा नहीं देनी चाहिए। बंद नाक के लिए क्या करना चाहिए कि एक तो बंद नाक को साफ करने के लिए साफ और नरम कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए या रुई का प्रयोग करें। अगर बालक समझने लायक अवस्था को तो उसे नाक कैसे बाहर निकालते हैं, साफ कैसे की जाती है, ये तरीका सिखाना चाहिए। और छोटे बच्चे होते हैं
तो क्या होता है कि सोते टाइम बच्चों की जब नाक के अंदर जमा हो जाता है स्राव वगैरह, तो वो बच्चे सांस नहीं ले पाता। तो उसको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, अ, आप लोगों ने देखा है नेजल स्प्रे, नाक के अंदर डालने की दवाई आती है। नेजल स्प्रे में क्या होता है पता है बच्चों आपको? उसके अंदर सेलाइन, सेलाइन मतलब सॉल्ट मिक्स वाटर होता है वो, ठीक है ना? तो हम घर में क्यों ना कर लें, गुनगुना सा पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर नमक डालिए, और वो शिशु की नाक के अंदर अगर हम डाल देते हैं दोनों छिद्रों के अंदर, तो थोड़ी देर में क्या होता है कि वो जो जो भी कुछ जमा हुआ है वो फूल जाता है, और फिर उसे आसानी से साफ किया जा सकता है। गले में खराश के लिए बच्चे को कोई ऐसा खाद्य पदार्थ दें जो उसके गले को निरंतर तर रखे, जिससे उसके मुंह के अंदर लार आती रहेगी, तो गले की खराबी जो होती है, गले में जो इरिटेशन होती है, उसको कम करने में मदद करती है। इसके अलावा शिशु को गर्म पेय पदार्थ पीने के लिए देना चाहिए। शहद है, नींबू का रस है, और घर घर में नानियां वगैरह बहुत कुछ बता देती हैं, वो सब दे सकते हैं। ये सब गुनगुने पानी में मिलाकर देने से गले की खराश को कम करने में मदद मिलती है। फिर अगर खांसी हो जाए तो क्या करना चाहिए? खांसी से राहत के लिए सबसे उचित तरीका ये है कि गले को तर रखा जाए, तो कुछ भी गर्म गुनगुना पेय पदार्थ से उसको तर रखने की, क्योंकि गला सूखेगा तो बच्चे को और खांसी आएगी। इसके अलावा बच्चे को पसली चलने लग जाती है, श्वास की गति तेज हो जाती है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, या उसके जीभ, होठ या मुंह के चारों तरफ का हिस्सा नीलापन दिखाई देने लगता है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है। सामान्य अवस्था तक तो आप उसकी देखभाल घर में कीजिए, और उसके बाद उसको चिकित्सक के पास ले जाना ही उचित रहता है। स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैंने लास्ट पेज पे तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा वैसे बताने के लिए करा है। ये मैंने ग्राफ दिया है, ये देखो, पूरे विश्व में सन 2013 का है ये। सन 2000, इसके बाद का बेटा मुझे मिला नहीं। तो ये इसमें दिखा रहा है, जो नीला वाला हिस्सा है, ये जो गहरा नीला हिस्सा है, ये हिस्सा जो है बेटा, ये जो नीला हिस्सा है, ये दर्शा रहा है 17% लोग जो हैं उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, ये किसका है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 17% बच्चों को ये समस्या पूरे विश्व के अंदर हुई थी। और अब बच्चों, ये वीडियो देखिए, इसके साथ ही मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेज रही हूँ, उनको पढ़िए, समझिए। कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी तो असाइनमेंट करिए, एक रजिस्टर के अंदर, किसी भी कॉपी के अंदर पेपर के ऊपर लिखिए उसके प्रश्न के उत्तर, और वो मुझे व्हाट्सएप करके फोटो भेज दीजिए, जिससे ये पता चल जाए आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस वीडियो को देखने के साथ ही बेटा नीचे अपना नाम और अपनी कक्षा लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपके अटेंडेंस लगा दूं। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस मैं डालूंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगे।